इजराइल की मीडिया में अचानक उठी यह आवाज कि अब हमें भारत से सीखना होगा, केवल एक सामान्य बयान नहीं बल्कि बदलते भू राजनीतिक समीकरणों का संकेत है। भारत का मेक इन इंडिया अभियान जिस तरह नए मुकाम हासिल कर रहा है, उसने न सिर्फ एशिया बल्कि पश्चिम एशिया और यूरोप को भी चौंका दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में भारत की छलांग ने सबको हैरत में डाल दिया है और अंबर ग्रुप द्वारा इजराइल की यूनिट्रॉनिक्स का अधिग्रहण इस खेल का सबसे बड़ा मोड़ बन गया है। यह अधिग्रहण एक संदेश है कि भारत अब तकनीक के आयातक से निर्यातक की भूमिका में प्रवेश कर चुका है। लेकिन इसी बीच सस्पेंस बढ़ जाता है जब खबर आती है कि भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की राह आसान करने के लिए जर्मनी से मदद मांगी है। सवाल यह है कि इतनी मजबूत स्थिति के बावजूद भारत को जर्मनी का सहारा क्यों लेना पड़ा? क्या यूरोपीय लॉबी के दबाव, रूस यूक्रेन युद्ध के आर्थिक प्रभाव या फिर चीन की परछाई इस रणनीति के पीछे है? असली वजहें अभी पर्दे में हैं, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में यह फैसला भारत की आर्थिक और कूटनीतिक ताकत की असली परीक्षा होगा। अब इजराइल भारत की राह पर चलने के लिए तैयार है और भारत के द्वारा लिए गए फैसलों का लोहा इजराइल मान रहा है, क्योंकि इजराइल की मीडिया की तरफ से खुद बड़ी खबर आ रही है और वह चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमें भारत से अब सीखना होगा। आज के वैश्विक परिदृश्य में जब राजनीति, अर्थव्यवस्था और भू रणनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, तब भारत और इजराइल जैसे दो राष्ट्रों की साझेदारी और नीतियों का गहराई से अध्ययन करना अनिवार्य हो जाता है। इजराइल की मीडिया द्वारा यह स्वीकार करना कि हमें भारत से सीखना होगा केवल एक बयान नहीं है, बल्कि यह उस बदलते वैश्विक पावर बैलेंस की ओर इशारा करता है जिसमें भारत का रोल एक पॉलिसी मेकर, ग्लोबल ट्रेंडसेटर के रूप में उभर रहा है। पिछले दशक में भारत ने जिन साहसिक और दूरगामी फैसलों को लागू किया, चाहे वह मेक इन इंडिया अभियान हो, डिजिटल इंडिया हो, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हो या फिर वैश्विक व्यापार समझौते हों, उन्होंने न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि विश्व राजनीति में भी एक नया विमर्श खड़ा किया। यही कारण है कि इजराइल, जिसने दशकों तक सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और नवाचार में अग्रणी भूमिका निभाई है, अब भारत के कदमों का अनुसरण करने की ओर अग्रसर दिख रहा है। इजराइल की मीडिया का यह स्वीकारना कि भारत के फैसले समय से आगे की सोच रखते हैं और उनसे सीखना अनिवार्य है, एक प्रकार से भारत की बढ़ती साख और उसकी नीतिगत परिपक्वता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। भारत के लिए यह गौरव का विषय है कि उसका मेक इन इंडिया अभियान एक नए माइलस्टोन तक पहुंच चुका है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में इस पहल की शुरुआत की थी, तब आलोचकों ने इसे केवल एक नारा करार दिया था। लेकिन बीते वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण, ऑटोमोबाइल और एविएशन सेक्टर में हुई प्रगति ने इस अभियान को केवल नारा नहीं बल्कि भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता का आधार स्तंभ बना दिया है। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार भारत का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स लगातार रिकॉर्ड बना रहा है और देश विश्व के टॉप इलेक्ट्रॉनिक हब में अपनी जगह मजबूत करता जा रहा है। चीन, वियतनाम और ताइवान जैसे देशों से मुकाबला करते हुए भारत ने न केवल सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने में सफलता हासिल की है, बल्कि स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर असेंबली और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्यात में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज की हैं। यह उपलब्धि भारत की नीति, श्रम शक्ति और प्रौद्योगिकी निवेश के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर अब केवल उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजाइनिंग और हाईटेक इनोवेशन का भी केंद्र बन रहा है। यही वजह है कि विश्व के बड़े टेक जायंट्स जैसे एप्पल, सैमसंग और फॉक्सकॉन भारत में अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में भारत के पास यह क्षमता है कि वह इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का बादशाह बनकर उभरे और विश्व की मांग का बड़ा हिस्सा पूरा करे। भारत का यह बढ़ता वर्चस्व इजराइल के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि वह भी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर आधारित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में एक और ऐतिहासिक कदम देखने को मिला जब भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर अंबर ग्रुप ने इजराइल की कंपनी यूनिट्रॉनिक्स का अधिग्रहण किया। यह अधिग्रहण केवल एक कारोबारी सौदा नहीं है, इजराइल आर्थिक और तकनीकी सहयोग के नए अध्याय की शुरुआत है। यूनिट्रॉनिक्स, जो औद्योगिक ऑटोमेशन और रोबोटिक्स में विशेषज्ञता रखती है, के अधिग्रहण से भारत को न केवल उन्नत तकनीक तक पहुंच मिलेगी, बल्कि वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमेशन बाजार में उसकी हिस्सेदारी भी मजबूत होगी। अंबर ग्रुप का यह कदम भारत की कंपनियों के उस आत्मविश्वास को दर्शाता है जो उन्हें केवल घरेलू बाजार तक सीमित नहीं रखता, बल्कि वैश्विक विस्तार के लिए भी प्रेरित करता है। यह अधिग्रहण भविष्य में भारत इजराइल साझेदारी को और गहरा करेगा और दोनों देशों को रक्षा, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग का अवसर प्रदान करेगा। लेकिन इन सारी उपलब्धियों और प्रगति के बीच एक सवाल उठता है, ऐसी क्या मजबूरी या चुनौती सामने आई कि भारत को यूरोपियन यूनियन EU के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA करने के लिए विशेष रूप से जर्मनी से मदद मांगनी पड़ी? इस प्रश्न का उत्तर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जटिलताओं में छिपा हुआ है। यूरोपियन यूनियन विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक ब्लॉक है और भारत लंबे समय से उसके साथ व्यापार समझौते की दिशा में काम कर रहा है। लेकिन EU के साथ FTA पर सहमति बनाना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें कृषि, बौद्धिक संपदा अधिकार, श्रम मानक और पर्यावरणीय नियम जैसे संवेदनशील मुद्दे जुड़े हुए हैं। यूरोपियन यूनियन के भीतर फ्रांस, नीदरलैंड्स, कुछ स्कैंडिनेवियाई देश सख्त शर्तें रखते हैं जो भारत के लिए कई बार अस्वीकार्य होती हैं। ऐसे में भारत को जर्मनी की ओर रुख करना पड़ा, क्योंकि जर्मनी EU का सबसे प्रभावशाली सदस्य है और उसकी आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति EU की नीतियों को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभाती है। जर्मनी यूरोप का औद्योगिक हब है और भारत के साथ उसके गहरे आर्थिक संबंध पहले से मौजूद हैं। भारत जर्मनी के बीच व्यापार, तकनीकी सहयोग और निवेश की एक लंबी परंपरा रही है। यदि जर्मनी भारत के पक्ष में EU को मनाने में सहायक बनता है, तो यह न केवल FTA की राह आसान करेगा, बल्कि भारत को यूरोपीय बाजार तक निर्बाध पहुंच भी दिलाएगा। वर्तमान में भारत का यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार लगभग $120 बिलियन के आसपास है और यदि FTA होता है तो यह कई गुना बढ़ सकता है। इससे भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में और गहराई से प्रवेश करने का अवसर मिलेगा तथा उसके एक्सपोर्ट्स को नई गति मिलेगी। लेकिन यहाँ यह समझना आवश्यक है कि जर्मनी से मदद मांगना भारत की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी रणनीतिक चतुराई है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि सहयोग और संवाद की कला भी मायने रखती है। भारत जानता है कि EU के साथ बातचीत में जर्मनी की सहमति और समर्थन निर्णायक होगा। यही कारण है कि भारत ने इस बार अपनी कूटनीति को केंद्रित करते हुए जर्मनी को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। यदि इस पूरे परिदृश्य को एक साथ देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि भारत अब एक नए वैश्विक भूमिका की ओर अग्रसर है। एक तरफ इजराइल उसकी नीतियों से प्रेरणा ले रहा है, दूसरी तरफ उसका इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स विश्व में नया रिकॉर्ड बना रहा है। वहीं भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण कर रही हैं और यूरोप के सबसे बड़े आर्थिक ब्लॉक के साथ FTA के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। यह सब केवल भारत की आर्थिक शक्ति का नहीं, बल्कि उसकी राजनीतिक परिपक्वता और वैश्विक रणनीतिक सोच का भी प्रतीक है। कहा जा सकता है कि भारत ने जिस राह पर कदम रखा है, वह उसे 21वीं सदी का निर्णायक शक्ति केंद्र बना सकती है। इजराइल का भारत से सीखने की बात करना, मेक इन इंडिया का नया माइलस्टोन, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर का वर्चस्व, अंबर ग्रुप का अधिग्रहण और जर्मनी की मदद से EU के साथ FTA की कोशिश, ये सभी घटनाएं एक ही दिशा की ओर संकेत करती हैं कि भारत अब केवल एक उभरती हुई शक्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसी ताकत है जिसकी नीतियों और फैसलों से विश्व व्यवस्था प्रभावित होगी। इंडिया और इजराइल की डेवलपमेंट के बारे में दरअसल देखा जाए तो दुनिया इस बात को जानती है कि भारत और इजराइल दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। जिस तरीके से डिफेंस टेक्नोलॉजी से लेकर हर एक जरूरत के लिए भारत और रूस एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार करते हैं, उसी तरीके से इजराइल भी है, जो भारत के साथ हमेशा ही निष्पक्ष होकर मित्रता निभाता है, फिर चाहे युद्ध की स्थितियां हो या कोई व्यापारिक फैसला लेना हो। लेकिन हाल ही में इजरायली मीडिया जेरूसलम पोस्ट द्वारा एक खबर छापी जाती है कि इजराइल को मोदी से राष्ट्रीय सम्मान और स्ट्रेटेजिक एसेट को लेकर कौन सी चीज सीखनी चाहिए। हालांकि यह तो एक आर्टिकल था जिसे इजरायली मीडिया ने भारत को लेकर छापा था, लेकिन इसके इतने गहरे मतलब निकलेंगे इसको लेकर किसी ने सोचा भी नहीं था। असल में आर्टिकल का मतलब यही था कि आज की दुनिया में राष्ट्रीय सम्मान यानी नेशनल होनर को सिर्फ दिखावे या लग्जरी की तरह नहीं देखा जा सकता, बल्कि यह किसी भी देश की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत यानी स्ट्रेटेजिक एसेट बन जाता है। भारत का उदाहरण सामने रखकर बताया गया कि मोदी सरकार ने यह चीज दुनिया को दिखा दी है। जब भारत की सुरक्षा की बात आती है तो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक, भारत ने कभी झुकने की नीति नहीं अपनाई। जब वैश्विक मंचों पर भारत की छवि की बात आती है तो मोदी ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि भारत किसी के दबाव में नहीं आता और अपनी राष्ट्रहित और सम्मान को सबसे पहले प्राथमिकता देता है। यही वजह है कि अब इजराइल को यह सीख लेने की जरूरत बताई गई है। अगर इजराइल को भी अपने दुश्मनों और आलोचकों के सामने मजबूती से खड़ा होना है तो उसे भी अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना होगा।
यानी अब भारत का मॉडल, भारत की नीति और भारत की नेतृत्व शैली को पूरी दुनिया गंभीरता से देख रही है। सोचिए दोस्तों, जहां पहले भारत को सिर्फ एक विकासशील देश की तरह देखा जाता था, वहीं अब इजराइल जैसा तकनीकी और सैन्य रूप से उन्नत देश भी मान रहा है कि भारत से सीखने की जरूरत है। तो ऐसे में और भारत के लिए इससे ज्यादा सम्मानजनक बात क्या हो सकती है? वहीं अगली बड़ी अपडेट है भारत के मेक इन इंडिया से जुड़ी। सबसे बड़ी बात तो इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को ही लेकर आ रही है, क्योंकि अब इस बात में दो राय नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर का बादशाह कोई और नहीं बल्कि भारत ही होगा। क्योंकि ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ इस साल की पहली तिमाही यानी Q1 में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स में 47% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और यही नहीं, अब तो 99% मोबाइल फोन भारत में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। दोस्तों सोचिए, ये वही भारत है जहां कभी मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरी तरह से बाहर से आते थे। लोग कहते थे कि भारत सिर्फ सॉफ्टवेयर में ताकतवर है, हार्डवेयर बनाना हमारे बस की बात नहीं। लेकिन आज मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम जैसी नीतियों के चलते भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें खुद पूरी कर रहा है बल्कि पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। इसका सीधा मतलब है कि भारत अब इलेक्ट्रॉनिक्स का हब बनने की ओर बढ़ चुका है। पहले जो मोबाइल्स चाइना, वियतनाम या ताइवान से आते थे, अब वही मोबाइल्स भारत में बन रहे हैं। सैमसंग, एप्पल, शाओमी जैसी दिग्गज कंपनियां भारत को अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बना रही हैं और भारतीय कंपनियां भी इस रेस में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इस उपलब्धि का सबसे बड़ा फायदा रोजगार और अर्थव्यवस्था को हो रहा है। लाखों नई नौकरियां इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में पैदा हो रही हैं और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी लगातार मजबूत हो रहा है। यानी साफ है कि आने वाले समय में अगर कोई देश इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में सुपर पावर बनकर उभरेगा तो उसका नाम चीन नहीं बल्कि भारत होगा। और बड़ी अपडेट तो यह भी है कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर अंबर ग्रुप ने इजराइल स्थित यूनिट्रॉनिक्स का अधिग्रह हाल ही में कर लिया है। इस डील की खासियत यह है कि अंबर ग्रुप ने यूनिट्रॉनिक्स में 40.24% हिस्सेदारी खरीदी है और इसके लिए करीब 400 करोड़ खर्च किए हैं। यूनिट्रॉनिक्स इजराइल की एक बड़ी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और कंट्रोल सिस्टम कंपनी है जो इंडस्ट्री 4.0 सॉल्यूशंस और ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंच के लिए जानी जाती है। बताया जा रहा है कि अब इस एक्वायरमेंट के बाद भारत की अंबर ग्रुप को दो बड़े फायदे होंगे। पहला होगा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर, क्योंकि यूनिट्रॉनिक्स की उन्नत इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी भारत आ पाएगी। और दूसरा फायदा यह कि ग्लोबल मार्केट एक्सेस मिलेगा, खासकर अमेरिका और यूरोप जैसे बाजारों में अंबर ग्रुप की पकड़ और मजबूत होगी। इस डील की एक और खास बात यह है कि इसमें किसी भी तरह की सरकारी या रेगुलेटरी अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ी। यानी यह एक साफ सुथरा कॉरपोरेट अधिग्रहण है जो अगले 60 बिजनेस डेज में पूरा हो जाएगा। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि अंबर ग्रुप पहले से ही करीब 7,000 करोड़ की कंपनी है जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस, एनर्जी मीटर्स एंड डिफेंस सॉल्यूशंस बनाती है। ऐसे में यूनिट्रॉनिक्स का अधिग्रह इसे और भी ज्यादा ताकतवर बना देगा। यानी साफ है कि भारत की कंपनियां अब सिर्फ घरेलू स्तर पर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी बड़े बड़े अधिग्रह करके अपनी पकड़ बना रही हैं। और ये वही तस्वीर है जो दिखाती है कि भारत अब इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर का भविष्य का बादशाह बनने की राह पर है। और अब बात करते हैं भारत की एक और बड़ी कूटनीतिक चाल की। दरअसल भारत ने जर्मनी से मदद मांगी है। यूरोपियन यूनियन यानी EU के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की राह आसान करने के लिए खबर के मुताबिक जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडेफुल दिल्ली दौरे पर आए और उन्होंने साफ कहा कि जबकि अमेरिका जैसे कई देश लगातार ट्रेड बैरियर्स खड़ी कर रहे हैं, लेकिन जर्मनी और भारत को इसके उलट करना चाहिए। यानी दोनों देशों को ट्रेड को और ज्यादा खुला और आसान बनाना चाहिए। यही नहीं, भारत के विदेश मंत्री ने भी जर्मनी से कहा कि हम EU ट्रेड टॉक्स में आपके सपोर्ट पर भरोसा कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि भारत यूरोप के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। अगर EU के साथ यह फ्री ट्रेड डील हो जाती है तो भारत से यूरोप को होने वाला एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ सकता है और भारतीय कंपनियों को यूरोपीय बाजारों में टैक्स और टेरिफ कम देने होंगे। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि EU के साथ FTA की बातचीत पिछले कई सालों से अटकी हुई थी, लेकिन अब भारत सीधे जर्मनी जैसे बड़े और प्रभावशाली देश को भरोसे में लेकर यह डील आगे बढ़ाना चाहता है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच संभावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चल रही बातचीत न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जबकि यूरोपीय संघ दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों में से एक है।
दोनों के बीच अगर यह समझौता सफलतापूर्वक होता है तो इसका सीधा प्रभाव भारत के निर्यात, उद्योगों, रोजगार और तकनीकी सहयोग पर पड़ेगा। भारत लंबे समय से यूरोप के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को नई ऊंचाई तक ले जाना चाहता है, लेकिन अब तक यह प्रयास कई अड़चनों और जटिलताओं में उलझे रहे हैं। यूरोपीय संघ के कठोर मानक, पर्यावरणीय और श्रम नीतियों पर जोर तथा भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मक तैयारी जैसे मुद्दों ने बातचीत को बार बार रोका है। लेकिन हाल के वर्षों में वैश्विक परिस्थितियों ने भारत और यूरोप दोनों को एक दूसरे के करीब आने पर मजबूर किया है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप की ऊर्जा और सप्लाई चेन सुरक्षा पर आई चुनौती तथा भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी नीतियों ने इस एफटीए की अहमियत को और भी बढ़ा दिया है। भारत की दृष्टि से यूरोपीय बाजारों तक आसान पहुंच मिलना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज भारत यूरोप को दवाइयां, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स और आईटी सेवाएं निर्यात करता है, लेकिन इन पर अक्सर भारी टैरिफ और नॉन टैरिफ बाधाएं लगी होती हैं। यदि एफटीए हो जाता है तो भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा, जबकि यूरोपीय कंपनियों को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे गतिशील बाजार तक आसान पहुंच मिलेगी। यही कारण है कि भारत इस बार समय गंवाए बिना निर्णायक कदम उठाना चाहता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।